जो भी काम तुम करना चाहते हो वो तुम यकीनन कर सकते हो जब तक कि तुम पीछे नहीं हटते। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। कक्षा 9 की अपनी पुस्तक चल रही है। कौन सी? क्षितिज प्रथम। ठीक है। और उसका आज अध्याय है 13वां। हम बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत साहब की। पहले इनके ये बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनसे संबंधित एक दो सवाल अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे पाठों से संबंधित तो आएगा ही आएगा, और हिंदी साहित्य इतिहास की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो साहब, इनके जीवन परिचय को मैं आपको पहले तो विस्तार से लिखवाता हूँ। कौन कौन से काव्य संग्रह, उनका रचना काल क्या है, कौन से इनको पुरस्कार मिले, कौन से इनके नाटक हैं, वो तमाम चीज़ें, इनसे जुड़ी तमाम चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगा। तो अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको क्या करना है, बेल आइकन क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो प्रारंभ करते हैं हम इनके संपूर्ण जीवन परिचय को। तो सुमित्रा नंदन पंत लिखकर आप लिखिए संपूर्ण जीवन परिचय। एक एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, और बिल्कुल इत्मीनान से सुनते जाइए, लिखते जाइए, सारी चीज़ें खोपड़ी में बैठ जाएगी। तो जन्म की बात करें पंत साहब की, तो जन्म होता है साहब 1900 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत साहब का जन्म कब होता है? 1900 ईस्वी में। और निधन हो जाता है इनका, निधन हो जाता है साहब 1977 में। ये तो हुई जन्म और मृत्यु की बात। जन्म स्थान की बात करें तो कौसानी ग्राम में होता है इनका जन्म, और ये है अपने अल्मोड़ा जिले यूपी के अंदर। ठीक है मामला। वहीं पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम मिलता है गोसाई दत्त। पूरा नाम मिलता है इनका, देखने को हमें, गोसाई दत्त। लिखते रहिए ये चीज़ें, गोसाई दत्त साहब। पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम था गंगादत्त और माता का नाम था सरस्वती। इनकी माता क्या नाम था? सरस्वती, ध्यान में रखिएगा। और पिताजी का नाम था अपने गंगादत्त। पूरा नाम या वास्तविक नाम गोसाई दत्त आ गया। उपनाम बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया है। उपनाम था इनका प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का कौन सा कवि? सुकुमार कवि, ये इनका उपनाम है। ये सवाल कई बार पूछा गया कि प्रकृति का सुकुमार कवि कौन कहलाता है? सुमित्रा नंदन पंत साहब। जीवन विकट परिस्थितियों से गुजरा। जन्म के 6 घंटे के बाद ऐसा कहा जाता है कि माताजी का देहांत हो गया। प्रकृति को घंटों तक बैठकर निहारते थे, और प्रकृति से जुड़ी हुई कई रचनाएं इन्होंने की है। बात करते हैं इनके काव्य संग्रहों की। तो इनके काव्य संग्रहों के हम माफ़ कीजिए, काव्य संग्रहों को हम बात करें तो इनके अलग अलग वादों में इन्होंने छायावादी काव्य संग्रह भी रचे हैं, प्रगतिवाद में भी, प्रगतिवादी धारा में भी लिखे हैं। तो हम अलग अलग देखेंगे, क्योंकि नाम देकर पूछा जाता है। नव मानवतावादी में भी लिखे हैं, नव मानवता, ये चीज़ें लिखनी नहीं है आपको, मैं बता रहा हूँ। तो इन सब में इन्होंने लिखा है। तो आपको हेडिंग डालिए आप, छायावादी काव्य संग्रह। आपको हेडिंग डालनी है क्या? छायावादी काव्य संग्रह। हेडिंग डालिए आप, छायावादी अब काव्य संग्रह। तो परीक्षा में क्या आएगा कि या तो क्रम रचनाओं का रचनाकाल पूछ लिया जाएगा, या फिर पूछा जाएगा निम्न में से पंत साहब की छायावादी
निम्न में से पंत साहब का छायावादी काव्य संग्रह है या निम्न में से पंत साहब का प्रगतिवादी काव्य संग्रह है। तो इस तरीके से छायावादी कौन कौन से इनके ग्रंथ थे, प्रगतिवादी कौन से थे, वो सारे के सारे आपको याद रखने। तो छायावादी काव्य संग्रहों में अगर हम बात करें इनकी, तो छायावादी काव्य संग्रहों में पहला लिखिए आप, छायावादी में हम बात करें तो उच्छ्वास, उच्छ्वास, ठीक है। और समय है इसका 1920, ये इनका छायावादी काव्य संग्रह है। वहीं दूसरा आता है इनका ग्रंथि, क्या आता है, ग्रंथि, समय 1920। वीणा, तीसरा आता है वीणा, वीणा का समय है अपने 1927 हो जाएगा, 1927 ईस्वी। 4 नंबर पे हम देखें तो पल्लव, पल्लव का समय हो जाएगा 1928, 1928। और ये हो गया 4 नंबर पे पल्लव आ गया, 1 मिनट, 4 नंबर पे पल्लव आ गया आपके। और 5 नंबर पे आ जाएगा आपके गुंजन, गुंजन, और इसका समय हो जाता है साहब आपके 1932। देखिए एक छाया का पेड़ है यूँ समझिए, और छाया के पेड़ के 5 डालियाँ निकली हुई है, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। 1920, 1927, 1928, 1932 रचना काल भी आपको ध्यान में रखना है। ये पांचों के पांचों क्या हैं, इनके छायावादी काव्य संग्रह हैं। और जो गुंजन है ये अंतिम छायावादी काव्य संग्रह इनका माना जाता है, ठीक है, अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। इसके बाद में हम देखें इधर आगे हेडिंग लगाइए, प्रगतिवादी काव्य संग्रह। प्रगति, ये तो छायावादी हो गए, अब प्रगतिवादी काव्य संग्रह कौन कौन से इनके, प्रगतिवादी काव्य संग्रह ये लिखिए। और इनमें लिखिए पहला, प्रगतिवादी में हम बात करें तो युगांत, कौन सा है, युगांत। दूसरा है युगवाणी, यहाँ पे प्रगति की बात की जाएगी इसमें, युगवाणी और ग्राम्य। युगांत, युगवाणी और ग्राम्य युगांत, युगवाणी और ग्राम्य यह है प्रगतिवादी काव्य संग्रह। युगांत का हम समय देखें तो 1935-36 देखने को मिलेगा। और युगवाणी जो है 1936 से 38, और ग्राम्य जो है 1939-40, ठीक है। ये प्रगतिवादी इनके काव्य संग्रह है। अब हम इनके आगे देखेंगे अंतश्चेतनावादी काव्य संग्रह। देखिए आगे लिखिए आप, हेडिंग डालिए अंतश्चेतनावादी काव्य संग्रह। अब हम देखेंगे इनके अंतश्चेतनावादी काव्य संग्रह, ठीक है। छायावादी देख लिए और प्रगतिवादी देख लिए इनके काव्य संग्रह, अंतश्चेतनावादी काव्य संग्रह, जिनमें आप पहला लिखिए स्वर्ण किरण। स्वर्ण किरण पहला हो जाएगा, स्वर्ण किरण। समय की इसकी बात करें तो 1946, स्वर्ण किरण 1946 में। दूसरा आता है स्वर्ण धूलि, स्वर्ण धूलि, इसके समय की हम बात करें तो हो जाएगा 1947-48। और तीसरा आता है युगपथ, युगपथ इसका है 1949। अब देखिए युगवाणी और जो युगांत है ये तो प्रगतिवादी, आप युगपथ कहीं आ गया वहाँ पर तो कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। युगपथ जो है वो अंतश्चेतनावादी काव्य संग्रह इनका, या हम कह सकते हैं स्वर्ण काव्य, ठीक है मामला।
स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपत, ये सभी क्या है, अंतःचेतनावादी काव्य संग्रह हो जाएंगे इनके। इसके बाद में आगे हेडिंग डालिए आप, नव मानवतावादी काव्य संग्रह। आपको लग सकता है कि सर कितना क्या कुछ मानवतावादी लिखवा रहे हैं, लेकिन यहाँ से सीधा सीधा नाम देकर सवाल है जो पूछा गया है, और जब आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, नेट की तैयारी करें, तो आपको ये चीज़ें तो याद होनी ज़रूरी है। नव मानवतावादी काव्य संग्रहों में हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है इनका उत्तरा। उत्तरा आ जाता है, समय 1949 आ जाता है इसका। दूसरा आ जाता है इनका कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद आ जाता है। इसके समय की हम बात करें तो इसका समय हो जाएगा अपने 1959 ईस्वी। और इस पे ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1960 में। कला और बूढ़ा चांद पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था पंत साहब को 1960 में। तीसरा नव मानवतावादी काव्य संग्रह इनका आता है चिदम्बरा। बहुत प्रसिद्ध और बहुत बार पूछा है, कला और बूढ़ा चांद और चिदम्बरा कई बार पूछा गया। इसका समय भी आता है 1959, और इसके ऊपर इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और कब मिला था, ये मिला था इनको 1968 में। और हिंदी में प्रथम और वैसे चतुर्थ ज्ञानपीठ पुरस्कार था। हिंदी में बात करें तो प्रथम था ये, और वैसे चतुर्थ था। और नव मानवतावादी काव्य संग्रह में चौथा जो संग्रह आता है वो आता है लोकायतन। इनका क्या आता है, लोकायतन। और लोकायतन का समय है 1964 ईस्वी। और लोकायतन पर मिला था इनको क्या, सोवियत लैंड पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार। ठीक है मामला। तो नव मानवतावादी में उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा और लोकायतन। इनमें कला और बूढ़ा चांद था 1959 में, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1960 में। चिदम्बरा जो था 1959 ईस्वी, इसका भी समय, और इस पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में। और लोकायतन जो था समय 1964, और इस पर मिला था लोकायतन व सोवियत लैंड पुरस्कार। ठीक है। और इनकी और काव्य संग्रहों में हम बात करें अन्य में तो किरण वीणा, गीत हंस, शंख ध्वनि, समाधिता, शशि की तरी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब हम इनके देखते हैं काव्य नाटक। अब हम देखते हैं कि ये तो थे काव्य संग्रह, अब काव्य नाटक देखते हैं। काव्य नाटकों में आ जाते हैं तो लिखते जाइए, नंबर लगा देता हूँ मैं 3, 4, 5, आगे और देखते रहेंगे। लिखिए ज्योत्सना। काव्य नाटकों में पहला आता है ज्योत्सना, और समय है 1934। अगला आता है रजत शिखर, रजत शिखर। इनको तो लिखने के बाद भी बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, तभी चीज़ें हैं जो याद होगी। ज्योत्सना 1934, रजत शिखर 1951, और शिल्पी काव्य नाटक आता है शिल्पी। शिल्पी का समय है 1952। और शिल्पी के बाद में हम देखें तो अंतिमा, अंतिमा और 1955। एक युग पुरुष, युग पुरुष, ये काव्य नाटिका है। युग पुरुष समय है इसका, समय नहीं है इसका, ये 1956 के तकरीबन मानी गई है, लेकिन समय दिया हुआ नहीं है। और मानसी, छाया, युग पुरुष, ये चीज़ें भी इनकी देखने को मिलती है काव्य नाटकों में। संपादन इन्होंने किया था, संपादन की बात करें तो अपने जो रूपाब, रूपाब जो प्रगतिवाद का एक मुखपत्र था, रूपाब का संपादन इन्होंने किया था 1938 में, 38 में। और ये किसका था, प्रगतिवाद का एक मुख्य पत्र था।
आत्मकथा की बात करें तो इनकी आत्मकथा जो है उसका समय है 1960 और नाम 60 वर्ष एक रेखांकन। आत्मकथा किस नाम से? 60 वर्ष एक रेखांकन। ठीक, ये हो गया मामला। पुरस्कारों की बात आपको मैंने बता ही दी कि लिख लीजिए, आप अलग से लिखना चाहे तो पुरस्कार पंत साहब के पुरस्कारा में मिला था 1960 में। तो मिला कौन सा? साहित्य अकादमी। और इनको मिला था 1961 में। लिख लीजिए, माफ़ कीजिए एक मिनट, 1961 में मिला इनको पद्म भूषण। 1961 में मिलता है क्या? पद्म भूषण मिलता है। और 1968 में आपको पता ही है ज्ञानपीठ मिला, जो मैंने आपको बताया था। अलग से आप पुरस्कारों लिख लीजिए। और सोवियत लैंड पुरस्कार मिला आपके लोकायतन पर। ठीक है, ये मिला था लोकायतन पर। तो 4 हो गए, साहित्य अकादमी, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड पुरस्कार। ये हो गए। अन्य रचनाओं में इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं, माफ़ कीजिएगा, प्रमुख कविताएं, ताज कविता इनकी है, बादल है, छाया है, संध्या तारा है, परिवर्तन देखने को मिलती है, और गुंजन मिलती है, दो चित, मौन निमंत्रण, नौका विहार, उर की डाली, झंझा में नीम, पर्वत प्रदेश में पावस। इनकी प्रमुख कविताएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध रही है। ये वो कविताएं हैं। और इनकी जो वे आंखें और दो ताज कविता है, ये प्रगतिवादी रचनाएं, प्रगतिवादी कविताएं हैं। आज रहने दो यह गृह काज, ये भी इनकी रचना है। अब जो इनकी पल्लव है, पल्लव के विषय में एक बात जान लीजिए आप, यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसके बारे में कई बार पूछा गया कि छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है। तो पल्लव को ऐसे लिख लीजिए आप, पल्लव जो इनकी रचना, पल्लव को छायावाद का क्या कहा जाता है? मैनिफेस्टो कहा जाता है। छायावाद को क्या कहा जाता है? इसका मैनिफेस्टो। पल्लव को छायावाद का क्या कहा जाता है? मैनिफेस्टो कहा जाता है। और छायावादी जो काव्य संग्रह है, समय कितना है इसका? 1928, जैसे कि हमने पहले बात की थी। और पल्लव की जो भूमिका का प्रकाशन 1926 में ही हो गया था। देखिए, पंत का काव्य जो है सत्यम शिवम सुंदरम का काव्य है। ये चीज़ भी कई बार देखने को मिलती है। लिख लीजिए, पंत का काव्य सत्यम, मतलब सारे रंग मिलते हैं इनमें, सत्यम शिवम और सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम का काव्य है। पंत का काव्य सत्यम शिवम सुंदरम का काव्य है। वहीं पंत की 2 प्रमुख बातें हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। बहुत ही प्रसिद्ध है और कई बार पूछे गए ये कथानक, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड पूछे जा सकते हैं। पंत कहते हैं कि भिन्न भिन्न छंदों की भिन्न भिन्न गति होती है और वे तद अनुसार रस विशेष की सृष्टि करते हैं। पंत लिखते हैं कि भिन्न भिन्न छंदों की भिन्न भिन्न क्या होती है? गति होती है, और वे उसी के अनुसार क्या रस विशेष की क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। वहीं एक बात और लिखते हैं ये कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, अलंकार जो होते हैं वो केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भावों की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे क्या? भावों की अभिव्यक्ति के क्या होते हैं? विशेष द्वार होते हैं। वहीं संक्रांति जो है, एक लिख लीजिए, एरो करके, ये 2 लाइन लिखने वाले। संक्रांति जो है
पंत की अंतिम रचना मानी जाती है। संक्रांति जो है पंत की क्या मानी जाती है? अंतिम रचना मानी जाती है। तो ये था अपने इनका संपूर्ण जीवन परिचय। आगे हम इनका जो अध्याय है, जो कविता है, उसको विस्तार से देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, और लगा ही होगा अच्छा, इतनी विस्तार से चीज़ें बताई है। सभी दोस्तों के साथ हमेशा शेयर किया करें ताकि जुड़ सके साथी। और पहली बार या अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।